सो हेलो एवरीवन। सो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग के जो भी बेसिक लेक्चर थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सारी चीज़ों को। बस अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट प्रोसेस कॉस्टिंग में सबसे फर्स्ट है प्रोसेस। क्या है प्रोसेस? ये बात सबको समझा? अब देखिए प्रोसेस मीन्स डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और स्टेज। ऑब्वियसली सी बात है, प्रोसेस मतलब क्या है? एक प्रोसेस में रॉ मटेरियल डालिए, उसमें से सेमी फिनिश गुड्स बनेगा, उस सेमी फिनिश गुड्स को सेकंड प्रोसेस में डालिए, सेकंड से उसको थर्ड में डालिए, यही है। ओके, यही है ना प्रोसेस, एक स्टेज है ना। मतलब यहाँ से निकला हुआ चीज दूसरे में जाएगा, दूसरे से निकल के फिर तीसरे में जाएगा। बात समझ में आ गया? क्या बोल रहा है? इन प्रोसेस इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल गोज थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेस इन अ सीक्वेंस बिफोर द फिनिश प्रोडक्ट इज फाइनली प्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में जाना चाहिए। ओके, सीक्वेंस मतलब कैसा? मतलब कि हमने रॉ मटेरियल लिया, सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस में डाला, उसमें से कुछ निकला आउटपुट, आउटपुट मतलब कुछ सेमी फिनिश गुड्स बना, उसको फिर डालेंगे सेकंड प्रोसेस में, वहां से कुछ सेमी फिनिश गुड्स बना, देन उसके बाद थर्ड प्रोसेस में। तो सीक्वेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं डायरेक्ट फर्स्ट में से डायरेक्ट थर्ड में डाल दो। समझ में आया? ये बात सबको समझा? सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट ऑयल इन्वॉल्व द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट प्रोसेस। दिखा, अगर आपको कोकोनट ऑयल बनाना है, कोकोनट ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोपरा को क्रशिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? दिख रहा है यहाँ पे, क्रशिंग किया जाता है। ओके, कोपरा को क्रशिंग करना, ये प्रोसेस वन है। उसके बाद उसको रिफाइनिंग किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चा लोग? रिफाइनिंग किया जाता है, एंड देन उसके बाद उसको फिनिशिंग दिया जाता है, तब जाके ऑयल बनता है, कोकोनट ऑयल। ये बात सबको समझ में आया? ओके, तो समझ में आया क्या हुआ? सबसे पहले आपको क्या करना है, खोपरा को क्या करना रहता है, क्रशिंग। ये प्रोसेस वन में होता है। क्रशिंग करके उसको सेकंड प्रोसेस में डाला जाता है, वहां से उसको रिफाइनिंग किया जाता है, रिफाइनिंग के बाद उसको फिनिशिंग देके वो ऑयल बनता है। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछता है। जैसा हमने देखा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखा, और हमने देखा मार्जिनल कॉस्टिंग देखा। मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, तो वो क्या है, एक टेक्निक है। वैसे अगर बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके रखो। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या, एक मेथड है कॉस्टिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रहेगा सबको, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा 1 मार्क के लिए। क्या करता है, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन ईच प्रोसेस। ओके, ये क्या फाइंड आउट करता है, हर प्रोसेस में कितना कॉस्ट लगा है, एक प्रोडक्ट को बनाने की क्या कॉस्ट आती है, हम लोग ईच प्रोसेस मतलब हर एक प्रोसेस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, इस प्रोसेस में कितना खर्चा लगा है, ईच प्रोसेस का अलग से कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग, जो मेथड अप्लाई करते हैं। बात समझ में आ गया? ओके, क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, दिख रहा है फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन ईच प्रोसेस, कितने रुपए का खर्चा लगा है हर प्रोसेस में। बात समझ में आ गया? बात करते हैं वेस्ट एंड लॉस। दो तरह के लॉस होते हैं, एक वेस्ट होता है और एक लॉसेस होता है। ओके, तो कुछ होता है, कुछ वेस्ट की वैल्यू नहीं होती, मतलब उसका भंगार के भाव में बेच नहीं सकते, उसको भंगार के भाव में बेचेंगे कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया? ओके, जब देखिए a manufacturing process is likely to give rise to some waste and losses. Let us first to be clear about the exact meaning of these terms wise waste and losses. Waste का मतलब क्या है and losses का मतलब क्या है? सबसे पहला waste। देखिए, वेस्ट में भी इनविजिबल और विजिबल। वेस्ट कैसा हो सकता है, चाहे वो कैसा होगा, वो हमें दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है। सर कैसे, समझ में नहीं आया वेस्ट। ओके, अब मुझे बताइए, अगर कोई लिक्विड फॉर्म में होगा, जैसे कोई केमिकल बनाते रहेंगे, केमिकल अगर गिर जाता है, ओके, केमिकल अगर गिर जाएगा नीचे जमीन पे, क्या उसको उठा सकते हैं क्या? ओके, अगर सपोज कुछ पानी वाली चीज है, पानी वाला केमिकल है, मतलब वो गिर गया, तो वो क्या बनता है पता है, भाप बन के उड़ जाता है। बात समझ में आ गया? तो ये दिखाई देगा हम लोग को, नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ गया? इसको उठा सकते क्या? सर नहीं उठा सकते इसको। उठा के भी क्या करेंगे, कुछ होगा ही नहीं ना, उसका भंगार का भाव भी नहीं, मतलब इसको हम लोग को क्या होगा, ये वेस्ट हो गया, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं मिलने वाला मार्केट में। समझ में आया? तो देखिए क्या बोल रहा है, इनविजिबल वेस्ट मींस द लॉसेस ऑफ मटेरियल बाय वे ऑफ इवेपोरेशन एंड श्रिंकेज। दिख रहा है? यहाँ पे क्या बोला, एवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मतलब क्या गाइस, मैंने बोला ना, भाप बन के उड़ जाना। गिरा जमीन पे, भाप बन के उड़ गया वो। समझ में आया? पानी अगर जमीन पे दिखता तो जमीन सोख लेता ना पानी को। समझ में आया? तो पानी दिखता है फिर बाद में नहीं, तो वैसे क्या होगा, कुछ केमिकल जमीन पे गिरते हैं और वो क्या होता है, जमीन सोख लेती है। समझ में आया? तो इसका कोई भी भंगार का भाव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये क्या है हमारे लिए, इनविजिबल है, दिखाई नहीं देंगे ये। ओके, नेक्स्ट है श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़, सिकुड़ गया, एकदम सिकुड़ गया। ओके, तो इसका भी कोई भंगार का भाव नहीं है। समझ में आया? एक्सेट्रा। इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड वेट लॉस बोला जाता है। इसको वेट लॉस भी बोला जाता है एग्जाम में, मतलब कि आपके बुक में क्वेश्चन में आएगा वेट लॉस, तो वेट लॉस रहेगा तो उसका कोई भी भंगार का भाव नहीं है। बात समझ में? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेट लॉस बोलेंगे, और वेट लॉस का कोई भी भंगार का भाव नहीं है। समझ में आया? स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलता। क्वेश्चन आएगा, मैं दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन है ऐसी।
लिखा रहेगा नॉर्मल लॉस और बाजू में लिखा रहेगा वेट लॉस हुआ है, तो वेट लॉस का कोई भी भंगार का भाव नहीं है। बात समझ में आ गया। आगे बोला है as the material physically disappears, invisible waste obviously has a no sale value। दिखा, इसका कोई भी भंगार का भाव नहीं मिलेगा, क्यों? ये जमीन पे गिरा और सूख गया और गायब हो गया, तो इसको भंगार में तो बेच ही नहीं सकते। आगे बोलता है विजिबल वेस्ट मींस रेसिड्यू सच एज स्लैग आल्सो हैविंग अ नो सेल वैल्यू। ओके, देखा पहले तो यहां से यहां तक की बात किया इनविजिबल की, जो दिखाई नहीं देगा, गिर जाएगा, सोख लेगा जमीन या फिर सिकुड़न हो जाएगा। ओके, अब यहां से बोल रहा है विजिबल भी होते हैं, विजिबल मतलब दिखाई भी देंगे फिर भी उसके कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। कौन सा बोल रहा है? स्लैग, दिख रहा है, रेसिड्यू सच एज स्लैग। स्लैग मतलब होता है लावा, लावा आप लोगों ने देखा रहेगा। ओके, अब ये लावा जो है ये गिरता है, खराब हो जाता है, इसका भी कोई भंगार में भाव नहीं है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे वही बोला दस वेस्ट वेदर विजिबल और इनविजिबल हैज अ नो सेल वैल्यू। अगर वेस्टेज है, वेस्ट लिखा हुआ है, चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, उसका कोई भी भंगार का भाव नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया? बात करते हैं लॉसेस। हाँ, लॉसेस का आपको भंगार का भाव मिलेगा। समझ में आया? लॉसेस में क्या बोला? लॉसेस मीन स्क्रैप, रेसिड्यू, स्पॉइलेज और डिफेक्टिव यूनिट्स हैविंग सम सेल वैल्यू। हाँ, ये सारी चीजें होंगी तो इसका कुछ ना कुछ भंगार का भाव मिलेगा, इसको भंगार में बेचोगे तो। ओके, द सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप एक्सेट्रा इज ऑलवेज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू द फाइनेंशियल लॉसेस। ऑब्वियसली सी बात है गाइस, जो सेल ऑफ स्क्रैप रहता भंगार का भाव, ऑब्वियसली सी बात है वो आपका कम ही रहेगा ना। भंगार का भाव जितने में आपने खरीदा, सपोज वो मटेरियल आपने 5 रुपए में खरीदा, अब वो खराब हो गया, क्या आप 5 रुपए में मिलेंगे उसके? नहीं, उसको आप भंगार के भाव में बेचोगे तो 1 रुपए ही मिलेगा। ये बात सबको समझ में आया क्या? आगे, thus the example of cost of production of defective units may be ₹100। देखा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो यूनिट बन के रेडी हुआ है, खराब हो गया ना अभी, अब तो वो खराब हो गया है, बट उसको बनाने के लिए खर्चा लगा था ना, बनाने के लिए खर्चा 100 रुपया लगा है, अब खराब हो गया 100 रुपए की चीज, क्या भंगार में बेचोगे तो 100 रुपया मिलेगा? नहीं बाबा। दिख रहा है यहाँ पे 100 रुपए की चीज खराब हुई, while it can be sold as a scrap, उसको भंगार के भाव में बेचना पड़ेगा, खराब हो गया तो 20 रुपए ही मिलेगा, लीडिंग टू द फाइनेंशियल लॉस। कितने रुपए का लॉस हो गया? 80 रुपए का लॉस होगा। ये बात समझ में आ गया सबको? ओके, बात करते हैं नॉर्मल लॉस की। The first step is to fix the normal loss on the basis of the technical studies or past experience, right? हमने देखा था नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग डिसाइड करते हैं कितना नॉर्मल लॉस होने वाला। ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। बात समझ में आ गया? ओके, नॉर्मल लॉस इज द लॉस, नॉर्मल लॉस क्या है? इज द लॉस एक्सपेक्टेड अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ओके, आगे बोला इट इज द अनअवॉइडेबल और अनकंट्रोलेबल लॉस। अंडरलाइन, इस लॉस को गाइस हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनकंट्रोलेबल है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लॉस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या गाइस? नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा। ओके, इट इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ मटेरियल्स और अ प्रोसेस। नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? दिख रहा है, इनपुट यूनिट का। ओके, यूनिट इनपुट मतलब कितना यूनिट आप इनपुट कर रहे हैं, मशीन में डाल रहे हो गाइस। एक्चुअली ये जो यूनिट है वो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे यूनिट रहेगा, ऊपर चला गया गलती से, थोड़ा ध्यान देना। इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। समझ में आया? परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस आप लोगों को निकालने आता है, परसेंटेज ऑफ ऑलरेडी गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ओके, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस ऑलरेडी गिवन रहेगा 5%, 10%, तो जितना मशीन में इनपुट किया उसी के ऊपर परसेंटेज निकाल लेना, आपको नॉर्मल लॉस का यूनिट मिल जाएगा। क्या बन जाएगा? यूनिट। अब सेम वो यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करना? भंगार के भाव से। किससे? भंगार के भाव से, तो अमाउंट मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? ओके, ऑलरेडी हम लोग ने देखा था, क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा, डोंट वरी। यहाँ नहीं समझ रहा है लिखा हुआ तो लेक्चर में जब हम लोग सम करेंगे तो आपको डिटेल में समझेगा, ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था। बात करते हैं नॉर्मल आउटपुट। The normal or expected output can be derived by the deducting the normal losses from the input। बराबर है ना? आपको नॉर्मल आउटपुट क्या रहेगा? नॉर्मल लॉस को माइनस कर दो जी आपके इनपुट में से। आपने सपोज मशीन में डाला है 10,000 यूनिट बोल रहे थे, तो 10,000 में से 1,000 यूनिट आपका खराब होगा, तो बताइए बाहर कितना आना चाहिए? 9,000। तो 9,000 आपके लिए क्या है? नॉर्मल आउटपुट। बात समझ में आ गया? नॉर्मल आउटपुट कितना आना चाहिए? 9,000। अगर सपोज आपका आया 8,500, तो 500 नहीं आया ना, तो बता सकते हो जो 8,500 आया वो नॉर्मल आउटपुट है क्या? नहीं बाबा, नॉर्मल आउटपुट तो 9,000 होना चाहिए था, बट एक्चुअल कितना आया? 8,500, तो एक्चुअल 8,500। बात समझ में आ गया? ओके, तो नॉर्मल आउटपुट समझ में आया क्या? आपको क्या करना है, जितना भी आप मशीन में इनपुट कर रहे हो उसमें से सिर्फ नॉर्मल लॉस को माइनस कर दीजिए, नॉर्मल लॉस के यूनिट को माइनस कर दीजिए। आपने मशीन में डाला है 10,000 और बोल रहे कि 1,000 आपका नॉर्मल लॉस होगा, तो मशीन में से बाहर आना कितना चाहिए था? 9,000। ये आपका नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए। बात समझ में आ गया? बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक आध दो बार पूछ लेता है, 5 नंबर के लिए पूछता है, 5 नंबर के लिए। ओके, ये बात सबको समझ में आया? तो देखिए, द नेक्स्ट स्टेप is to compare the normal output with the actual output। नेक्स्ट स्टेप क्या है?
हम लोग क्या कंपेयर करेंगे अपने नॉर्मल आउटपुट को किससे, एक्चुअल आउटपुट से, किससे, एक्चुअल आउटपुट से। ध्यान से सुनना, ऑफ द प्रोसेस टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के लिए हम अपने नॉर्मल आउटपुट को अपने एक्चुअल आउटपुट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जिससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हम लोग को एबनॉर्मल लॉस हुआ है या फिर एबनॉर्मल गेन हुआ है। तो देखिए क्या बोल रहा है, दिस कंपैरिजन इज मेड बाय द प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी रिकंसिलिएशन इफ द एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन नॉर्मल आउटपुट। अगर हमारा एक्चुअल आउटपुट कम है हमारे नॉर्मल आउटपुट से, तो हम लोग को क्या इंडिकेट किया जाएगा कि हम एबनॉर्मल लॉस हुए हैं, हमें क्या हुआ रहेगा, एबनॉर्मल लॉस। सर एक एग्जांपल दे दो तो समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए सेम यही एग्जांपल ले लेते हैं। दिख रहा मशीन में इनपुट कितना हुआ है, 10,000 यूनिट। ओके, बोल रहा है 10% का नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो बताइए कितना, 1,000 का और लॉस हो जाएगा। तो मशीन में से बाहर आना कितना चाहिए था, ये तो 9,000 मेरे लिए क्या है, नॉर्मल आउटपुट 9,000 आना चाहिए। बट मशीन में से आया कितना गाइस पता है क्या, 8,500। तो ये मेरे लिए एक्चुअल। ओके, आना कितना चाहिए था नॉर्मल, 9,000, आया कितना, 8,500। तो बताइए नॉर्मल आउटपुट मेरा एक्चुअल आउटपुट से ज्यादा है और एक्चुअल आउटपुट मेरा कम है। जब मेरा एक्चुअल आउटपुट कम है तो मेरे को लॉस हो रहा है। आना कितना चाहिए था, इतना, बट आया बाहर इतना ही। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है, 8,500। क्या सेंटेंस वही लिखा है क्या, देखते। इफ एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन, देखा एक्चुअल आउटपुट आपका क्या है, 8,500 ही आया, कम है ना नॉर्मल आउटपुट से। नॉर्मल आउटपुट कितना आना चाहिए था, 9,000, बट आया कितना, 8,500। नॉर्मल आउटपुट से कम है तो इट इंडिकेट एबनॉर्मल लॉस। यस गाइस, आपको क्या इंडिकेट हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस। तो आपको 500 यूनिट का क्या हो गया, आपको एबनॉर्मल लॉस हो गया। कितने यूनिट का, 500 यूनिट का। ये बात सबको समझा, 500 यूनिट का क्या हो गया आपको, एबनॉर्मल लॉस। बात समझ में आ गया, ये बात समझा। ऑन द अदर हैंड इफ द एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन नॉर्मल आउटपुट, अगर आपका एक्चुअल आउटपुट जैसे कि 9,000 बाहर आना चाहिए था बट आया नहीं, 9,000 नहीं आया, 8,500 नहीं आया, आना कितना चाहिए था, 9,000, बट आ गया 9,500। आपका एक्चुअल आउटपुट इतना आ गया और आना चाहिए था इतना। तो बताइए एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है ना नॉर्मल आउटपुट से। जब एक्चुअल आउटपुट आपका नॉर्मल आउटपुट से ज्यादा है तो आपको क्या होगा, एबनॉर्मल गेन। ये बात समझ में आ गया, दिख रहा है। एबनॉर्मल लॉसेस में बी कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था एबनॉर्मल लॉस आने का रीजन क्या है, किसके कारण होता है। दिख रहा है यहाँ पे, सच एज एक्सीडेंट के होने के, इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर, आपका वर्कर बराबर नहीं, इसकी वजह से एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। पावर फेलियर की वजह से, बैड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड सो ऑन, ये हो सकते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल लॉस हो रहे हैं। ओके, एबनॉर्मल गेन होने के क्या रीजन है, एबनॉर्मल गेन में भी अराइजेस ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, आपके वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिससे एबनॉर्मल गेन हुआ। ओके, एक्सीलेंट क्वालिटी का आपको मटेरियल मिल गया भैया, रिसेंट आपने रिपेयर कराया अपनी मशीनरी का जिससे मशीन अच्छी चल रही है, एंड सो ऑन। इन बोथ केसेस इट इज अ डिजायरेबल फॉर द मैनेजमेंट टू फाइंड आउट द एनालिसिस द रीजन और फॉर द एबनॉर्मेलिटी। बात समझ में आ गया गाइस, कुछ नहीं था, सिंपल सिंपल था, मैंने इतना सारी चीजें आपको बता दी। ओके, ये था थोड़ा सा बेसिक जो आपको जानने की जरूरत थी। कि अब ध्यान देना, वेस्ट कैसा भी हो, चाहे वो विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, उसका कोई भी सेल वैल्यू नहीं होगा। बात समझ में आ गया। नॉर्मल लॉस जो होता है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको इनपुट के ऊपर उसका परसेंटेज निकालना है, तो वो यूनिट आपका नॉर्मल लॉस का होगा। एंड उसको भंगार के भाव में बेचेंगे तो स्क्रैप की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना और अमाउंट कॉलम में आपको लिखना है। ये बात समझ में आ गया सबको। एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस आपको समझ में आया क्या हुआ। जब आपका नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट की बात करते हैं, एक्चुअल आउटपुट अगर आपका कम है आपके नॉर्मल आउटपुट से, तो आपको क्या आएगा, एबनॉर्मल लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है या फिर ट्रू फॉल्स में। और जब आपका नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट की बात करते हैं, अगर एक्चुअल आउटपुट आपके नॉर्मल आउटपुट से ज्यादा है तो आपको एबनॉर्मल गेन होगा। बात समझ में आ गया। सो गाइस, आपको आई होप ये पूरा पेज आपको समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करने का, ताकि जल्द से जल्द हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।